अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सियासत में हलचल है, नित नए बयानात भी सामने आ रहे हैं और कुछ तारीख के औराक से भी चीज़ें निकल कर अब सामने आ रही हैं। वो किताब जो कि सेम पेज जिसमें था, अब वो जो सेम पेज है उसमें से कई चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिसमें से पता चल रहा है कि वो सेम पेज की असल कहानी थी क्या। और अब तो सूरत हाल इल्ज़ामात तक आ चुकी है। खान साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुल के अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और जनरल बाजवा पर ख़ासी तनकीद की और ये कहा कि उन्होंने डबल गेम की है उनके साथ। वो किसी को कुछ कह रहे थे, सबके साथ गेम ऑन रखी हुई थी उन्होंने, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या खान साहब के इल्ज़ामात जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद वाकई कोई अपनी हैसियत रखते हैं? क्या इसमें खान साहब की सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कमियों और कोताहियों का एतराफ़ नज़र नहीं आता? और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि वो तमाम इत्तेहादी जिनके ऊपर खान साहब मुख्तलिफ़ औक़ात में ट्रस्ट करते रहे हैं और कुछ एक इत्तेहादी जिनके साथ अब भी उनका ट्रस्ट बाकी है, क्या वो वाकई एक दफ़ा फिर से खान साहब उनके हाथों भी बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे हैं? ये भी बात जो है उसको देखना होगा। और उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे आज इकॉनमी की सूरत हाल के हवाले से भी। हम देख रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना और जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसी हुकूमत के थे, उनके भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात जारी हैं और उसके बावजूद भी जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो तसल्ली बख्श नहीं है। उसके हवाले से बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद। सब खान साहब ने लब कुशाई की है जनरल बाजवा साहब के हवाले से और उन्होंने, आपने सुना कि किस किस्म के इल्ज़ामात भी उनके ऊपर लगाए। इमरान खान साहब के इन इल्ज़ामात की आपके नज़दीक क्या हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, देखें, अपनी गलती को तस्लीम करना बड़े ज़र्फ की बात होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये भी याद रखें कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। इमरान खान साहब ये जो बातें अब कर रहे हैं, ये कि जनाब उन्होंने मान लिया कि उन्होंने गलती की थी बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे के, तो फिर अभी चंद रोज़ पहले, चंद हफ्ते पहले तो वो उनको ताहयात एक्सटेंशन देने पे तैयार फिरते थे। वो तो कहते थे दोबारा एक्सटेंशन दे दें, ये करें वो करें। तो गलती दर गलती क्या करना चाहते थे। दूसरी बात ये कि हुकूमत अपनी बचाने के लिए, इसका मतलब है सब कुछ जायज़ था। आज जब एक बंदा इख्तियार में नहीं रहा, आज एक बंदा सर्विस में नहीं रहा, तो वो बंदा जिसकी आप तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, आज आपको दुनिया जहान की खराबियां, हामियां उसमें नज़र आ रही हैं। तो कम से कम खान साहब को भी किसी ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना चाहिए। आप उस वक्त ये बात करते कि देखें जी ये मुझे डबल गेम मेरे साथ कर रहे हैं, तो हम भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने बड़ी दलेरी की है। उस वक्त तो ये कहते थे जी एक सफ़ा, आज खुद ही उसको लीर कर दिया। आप जो क्या बात कर रही थी, मामला ये कि रोज़ाना उसमें से कोई एक चीज़ पकड़ते हैं और उसके कहते हैं प्याई एक सफ़ा। मामला अब भी फिर, लेकिन उस वक्त तो वो ऑन जॉब थे, तो फिर अगर उन्हें कुछ कहते तो सब कहते कि देखें जी आर्मी पे ही हमला कर दिया, इदारे पे हमला कर दिया, इदारों का एहतराम मुकद्दम होता है। ये बिल्कुल सही है, 100% होता है। अभी तो उस वक्त वो कह नहीं रहे थे, फिर भी ऐसे ही इल्जामात लगे। 100% होता है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, इस पे मजीद बहस करने से पहले मैं अपने प्रोड्यूसर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब खान साहब वजीर आजम थे तो वो क्या कहते थे कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं वजीर आजम हूं, मैं फौज पे नहीं डालूंगा। जरा प्रोड्यूसर साहब, फैसल साहब, वो चला दें पहले इमरान खान साहब क्या फरमाते थे, उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं। बस खान साहब की अपनी ज़बानी सुन लें। वो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा और ये बातें करूंगा तो मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं, ये मेरी कमजोरी। तो वो कल मान तो रहे हैं मेरी कमजोरी थी ट्रस्ट करना, अब और क्या करें। चलिए बहरहाल देखते हैं कि चौधरी साहब इस पर क्या मौक़िफ़ देते हैं। लेकिन चौधरी साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक तरह से नैब के हवाले से भी उन्होंने ये कह दिया जी वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, उनको भी एनआरओ यही दे रहे थे बाजवा साहब, हुकूमत को भी चलने यही नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जितनी भी कोई हुकूमत पर तनकीद होती रही है उसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ जनरल बाजवा पे डाल रहे हैं। कोई अच्छी होगी बात तो वो कहते हैं हमने की है। क्या आप इन बातों से इख्तलाफ करते हैं असूली? क्या आप ये नहीं समझते कि ये पाकिस्तान की तारीख में हमेशा कहा गया है कि सामने कोई और होता है और पीछे कोई और होता है? इसमें नई बात क्या है? इमरान खान साहब ने बस ये किया है कि उस वक़्त जो है बिल्कुल जाने के बाद ये बातें जो हैं उसमें बहुत सारा हमारा सिस्टम इस तरह का है कि इलेक्टेड लोग जो हैं वो पावरफुल नहीं होते, वो बिल्कुल ही
फेस कहीं और है और पावर कहीं और पे है, ये हकीकत है। और अगर उनकी एक्सटेंशन की गलती उन्होंने तस्लीम की है तो एक्सटेंशन इमरान खान अकेले तो नहीं दी, उसमें तो पूरी पार्लियामेंट शामिल है। एक लॉ पास हुआ 17 मिनट के अंदर, 372 जो हैं वो वोट उसमें पड़े। वो ऐसे लोग भी आए जिन्होंने वो बोतलें उठाई हुई थी, व्हीलचेयर पे आके वोट डाला। तो ये एक तो सिस्टम जो है इस तरह का है यहाँ पे। तो इस सिस्टम को अगर कोई बात करता है, अब ये खान साहब कह रहे थे, इमरान याकूब साहब, कि हम मानते वो दलेर है। भाईजान गोलियां तो 4 खा चुके हैं, अब इससे ज़्यादा दलेरी उसने क्या शो करनी है। बात यह है कि अब जाने वाले के मैं तो इस डिबेट के ही ख़िलाफ़ हूँ कि अब बाजवा साहब वो पास्ट हो गए हैं, हिस्ट्री हो गए हैं। अब उन पे नहीं बात होनी चाहिए। बात तो इस वक्त होनी चाहिए कि फ्यूचर में क्या प्लान है, कैसे इसको रिवाइव करना है। जो पाकिस्तान जो यहाँ पे तक पहुँच गया, इसको निकालना कैसे है, वो अब डिबेट होनी चाहिए। हमारी डिबेट जो है वो ये कोई ऐसा मैं नहीं, उसकी वजह है ना चौधरी साहब, जब पिछली खामियों का इंसान इदराक करता है तो इस वक्त कोई फिर ही उसको आगे चलने का रास्ता भी नजर आता है ना कि पहले ये गलतियां हुई हैं, अब दोबारा ये चीजें नहीं कर रही। तो इसलिए ये कभी नहीं हो सकता कि बंदा तारीख पे कभी गुफ्तगू ना करे। इदराक करने का ये मतलब थोड़ी है कि अब आके देखें, इसका तरीक़ेकार भी हो सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरीक़ेकार हो सकते हैं। मतलब इस वक्त जो सिचुएशंस हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बाजवा साहब एक इररेलेवेंट टॉपिक है। उस वक्त वो अब इज़ अ पास्ट स्टोरी। अब उन्होंने क्या किया, अब इंफॉर्मेशन का दौर बहुत आया है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत होती है, बहुत सारे लोगों ने जो किया वो सामने आया है। अब तो बात ये होनी चाहिए कि अब इससे आगे क्या करना है जिससे मुल्क जो है वो सीधी समत में चले। इमरान खान साहब ने ये कर लिया है, उन्होंने ये बातें की हैं, बल्कि उन्होंने दलेरी से काफ़ी सारे मौक़िफ़ अपनाए हैं। और ये मौक़िफ़ जो है ये पीछे पास्ट में आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्या होता रहा, किस तरह से जो है अपनी नाकामी है एक सिस्टम की। यहाँ पे कोई किसी के खिलाफ बोले ताकतवर के मौजूदा में, तो फिर अगर खान साहब बोलते तो वो भी कहीं आजम सवाती वाला हाल ना हो रहा होता। मैं तो ये सोच रही हूँ, आजम सवाती ने बोला ना, उन्होंने दलेरी दिखाई। मतलब आज खालिद मक्सी साहब जो कि मतलब सुना है कि वो बड़े, आज उनका आपने वो देखा नहीं है क्लिप, उन्होंने कहा जी कि मैं सच बोलने पे क्यों मजबूर करते हैं आप, मेरा हाल स्वाति साहब जैसे देखना चाहते हैं। जी, मैं वही रियलिटी है, ये एक अफसोसनाक बात है। ये बातें भी तो इसको कंसीडर करनी है। फैसल चौधरी साहब, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल अपनी जगह ठीक है और ये बातें ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए, लेकिन बाजवा साहब का जो जिक्र हो रहा है या आज हम इस पे डिबेट कर रहे हैं, ये इस वजह से नहीं कर रहे कि बाजवा साहब ने क्या किया। हम इसलिए कर रहे हैं कि एक मकबूल तरीन रहनुमा और एक साबिक वज़ीर आज़म जिनके गिर्द इस वक्त सारी सियासत घूम रही है, उनके पास सिवाय इसके बात ही नहीं है अब कि वो चीज़ की जिम्मेदारी जनरल बाजवा पे ही डाले जा रहे हैं। जनरल बाजवा का जिक्र जब वो करेंगे, जब हर बात पे वो घसीटेंगे तो लाजमी तमाम बात डिबेट में आएगी। बिल्कुल सही। लेकिन अब इससे एक कदम आगे चल के बात ये है कि अब जो चीज़ें निकल रही हैं उसके बाद तो जाहिर है कि बहुत उसमें जो इत्तेहादी हैं वो भी बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं ना, वो भी कुछ बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। मोनिस इलाही साहब के स्टेटमेंट के ऊपर इमरान साहब खान साहब ने कल इंटरव्यू में ये जवाब दिया कि उन्होंने मोनिस इलाही को यही कहा होगा कि आप खान के साथ चले जाएं, लेकिन दूसरी तरफ चौधरी शुजात को उन्होंने कुछ और कहा। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि वो हर तरफ हर एक को अलग मैसेजिंग कर रहे थे और अपने पर्पज़ के लिए कर रहे थे, उसमें किसी की कोई भलाई नहीं थी मुकद्दम उन्हें। आपके नज़दीक ये सवाल तो लेकिन अपनी जगह अहम है कि अगर वाकई मोनिस इलाही साहब उनके कहने पर गए तो फिर चौधरी शुजात क्यों ना गए उधर? देखिए, गुजारिश ये मुझे ऐसे लगता है कि जनरल बाजवा जो है वो शायद सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने आप को बिल्कुल बतौर एक चीफ के या बतौर एक इदारा किसी एक के साथ टैग नहीं करना चाहते होंगे। जो उन्होंने उनसे भी कहा, देखें कल तक तो मोनिस इलाही साहब की बात थी, आज तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का भी इंटरव्यू आ गया और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जनरल बाजवा साहब से वो बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इमरान के लिए जाएं, आपके और आपके दोस्तों के लिए अच्छा है कि आप इमरान खान का साथ दें। गुजारिश ये है कि ये बात वही है जो मोनिस इलाही साहब ने की थी, आज उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बाजवा साहब ने जब उनसे कहा तो इसलिए कहा होगा कि उनको भी खुश कर दिया और चौधरी शुजात के ज़रिए PDM को भी खुश कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि देखिए उस वक्त बाजवा साहब ने अगर ये सबको खुश करने की कोशिश की तो आज इस वक्त तनकीद का निशाना भी तो वो खुद ही बन रहे हैं ना।
नहीं, लेकिन मेरा इस वक्त मेरा सवाल ये था बुनियादी तौर पे, वही बैठे हुए हैं फिर नहीं मैं तो मेरा तो फिर सवाल ये है ना कि फिर जो हम ये बात कल कर रहे थे कि मोनिस इलाही साहब जो हैं वो ये बात करे कि बाजवा साहब ने, तो दैट मीन्स कि फिर पीटीआई का जो मौक़िफ़ है कि ये जो बाजवा साहब हैं वो ये सारी गेम कर रहे थे सियासी, तो फिर ये तो फिर सही साबित होता है। कैसे सही साबित हुआ? ये तो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। चौधरी शुजात की तरफ से तो ये बात नहीं आई कि हमें भी उन्होंने कहा था, या तो चौधरी शुजात या सालिक हुसैन ये बात कर दें कि जी हमें भी उन्होंने कहा था आप पीडीएम की तरफ चले जाएं। लिहाजा ये तो इमरान खान साहब एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम आप किसी पे कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलें जी। लेकिन एक बात तो तय मेरा ख्याल है चौधरी साहब के जो चौधरीयों की आजकल इंटरव्यूज़ है ना, ये पीटीआई के ऊपर बड़े भारी पड़े हैं, बड़े ख़तरनाक हैं। आप इधर असम्बलियाँ तहलील करने की समरियाँ तैयार करके बैठे हैं, लेकिन चौधरी साहब तो मूड में नहीं लग रहे। अभी आज इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम मार्च तक अभी यही हैं, बल्कि मैं हमारा उनका है भी, उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा, गुफ्तगू का एक कुछ हिस्सा वो सुनवाते हैं आपको। ये तो बुज़दार साहब के ऊपर जो वो कर रहे थे उसके हवाले से बात थी, लेकिन मेरा ख्याल है जो असम्बलियों की तहलील के हवाले से उन्होंने बात की जी, वो भी हम सुनवा सकते हैं कि नहीं? अच्छा जी, लेकिन बहरहाल जी चौधरी साहब वो ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ अभी हम फौरी शायद नहीं चले डिज़ोल्व करेंगे, अभी ये मामला ऐसे ही चलेगा मार्च तक, तो फिर इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, इसमें तो हतमी फैसला वो जो खुद ही वो इमरान खान जो को इख्तियार दे चुके हैं, तो इमरान खान साहब भी करेंगे। और ये जो असम्बलियाँ हैं ये पीटीआई के मामला के ही मरहून मिन्नत होंगी, और इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। चौधरी साहब ज़ाहिर कोई भी आदमी हो, वो समझदार हैं, पुराने सियासतदान हैं, वो समझते हैं कि मामलात को कैसे आगे चलाना है, या लेकिन इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। और इमरान खान साहब ने ही डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन उनका है। ये जो परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया है अभी, तो क्योंकि मैंने सुना भी नहीं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या बात की है, वो जो ये बात तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, ये तो बुज़दार साहब के, लेकिन बुज़दार साहब के इक़्तिदार को दवाम बख्शने में भी चौधरी साहब का ही हाथ है। ये उस वक़्त किसी और को नहीं आने दे रहे थे, और ये कहते थे कि शायद जो उस वक़्त सूरत हाल थी कि या तो ये खुद आएंगे या बुज़दार साहब भी ठीक हैं। तो बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम है ये तो एक इरेलेवेंट सी बात है आज के मामलात से। क्या ये असम्बलियों का जो मामला है इस तहलील का, उस पर फाइनल से इमरान खान साहब की होगी। लेकिन इमरान साहब आपको लगता है कि ये मामला वाकई 4 महीने लटकेगा अभी मार्च तक? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मार्च तक लटकेगा कि या फरवरी तक लटकेगा या इससे भी आगे जाएगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। वो अब अफोर्ड नहीं करते इमरान खान साहब को भी नाराज़ करना। और मैं अर्ज़ करूं, जैसे हमने कल भी अपने इस प्रोग्राम में खबर दी थी वाकफान हाल के उस पर कि बैकडोर जो है मामलात, उस पर इमरान खान साहब ने भी एक कमेटी बना दी और 3 लोगों को कहा कि आप भी वो राब्ते करें। तो अगर आप उन सारी चीज़ों में देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मुझे, आपको या चौधरी साहब को इन बातों का पता है तो परवेज़ इलाही साहब को तो उससे ज़्यादा पता होगा। लिहाजा उन्होंने मुझे लगता है कि उस पर राय में उन्होंने कहा कि क्योंकि इन चीज़ों में इतना टाइम लग जाएगा तो ये फौरी नहीं टूट रही। तो मुझे, लेकिन खान साहब ने वैसे कल इंटरव्यू में तो कहा है कि इस महीने हम फिर इवेंचुअली डिसॉल्व कर देंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने तो ये कहा है, लेकिन इमरान खान साहब तो फिर यू टर्न लेने के बादशाह है ना। वो कह देंगे कि नहीं अभी क्योंकि हालात बेहतर हो रहे हैं तो हमने इस महीने नहीं अगले महीने तोड़ देना, कह रहा उन्होंने जुर्माना पै जाएगा। दूसरी बात उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि अगर बातचीत शुरू हो जाती है इलेक्शन के हवाले से सारे मुल्क में, तो फिर हम रुक भी सकते हैं। यही बात है ना। और दूसरी बात ये कि जो खान साहब के करीबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि शायद 15 तारीख तक, इमरान खान साहब के करीबी लोग ये कहते हैं कि इस महीने की 15 तारीख तक शायद इमरान खान साहब इस पे कोई ख़त्मी फैसला कर लें। तो ये नहीं कहते कि 15 तारीख तक इमरान खान साहब तोड़ देंगे, ठीक है, उसमें भी ये कहते हैं कि उस तक शायद ये हतमी फैसला कर लें कि इसमें कितना। लेकिन ये चौधरी साहब अगर इतना ये मामला लिंगर ऑन किया तो ये जो इसका क्रिस्प है इस कार्ड का, वो नहीं आपको लगता है कि वो सारा खत्म हो जाएगा? हुकूमत को एकदम थरथली मची थी जब ये ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद अब वो भी कहते हैं कि उनको लग रहा है कि आप जितना ये खान साहब जो हैं वो डिले कर रहे हैं, इसका मतलब है ये नहीं करेंगे और ये भी अब मसलहतों में पड़ गए हैं। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसका जो क्रिस्प है या इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो एक 2 हफ्ते से ज़्यादा, 3 हफ्ते से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं चलेगी। और फिर असल में ये जो सारा मामला है इसका तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है ना जी,
ऑब्जेक्टिव अगर वो असम्बली तोड़े बगैर अचीव हो जाता है, यानी इलेक्शन की डेट या कोई ऐसे मामला चल पड़ते हैं, तो फिर तो वो मामलात किसी और तरफ अचीव हो जाएंगे, तो फिर असम्बली तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। असम्बली तोड़ना भी तो एक्सट्रीम स्टेप होगा ना, उसके वो तो बिल्कुल आखिरी हरबा होगा। ये एक थ्रेट है, बहुत अच्छा थ्रेट है और बहुत अच्छा पॉलिटिकल कार्ड है। यानी इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन को ये बताया है कि भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम तो कुछ भी कर सकते हैं, और इसमें असम्बली तोड़ना जो है ये लास्ट अरबा है, ये भी हो जाएगा। लेकिन जो इमरान याकूब साहब ने बात की है, अगर वो बात किसी पासे लग जाती है, किसी तरफ मामला तय हो जाते हैं, तो फिर शायद असम्बली तोड़ने की ज़रूरत भी ना हो। तो मामला जो हैं वो बेहतरी की जानिब जो है, हमारे ही चैनल पे आज शेख रशीद साहब ने, मैं उनके क्लिप सुन रहा था, उन्होंने आज भी शाम को ये बात की है और उन्होंने कहा है कि वो मामला दुरुस्त तरफ जा रहे हैं। शेख रशीद भी बाखबर लोगों में से हैं, और अगर वो मामला ठीक तरफ चले जाएंगे तो फिर शायद असम्बली तोड़ने की ज़रूरत ना हो। लेकिन अगर मामला दुरुस्त तरफ ना आ जाए तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि असम्बली तहलील कर दी जाएगी और वो फिर ज़्यादा डिले भी नहीं होगी। लेकिन इमरान साहब, समीना एक बात है कि जिस तरह फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई लचक किसी के लिए तैयार नहीं और सख्त उनका ये है, उसी तरह से आप देखें कि आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने भी जो ट्वीट किया है उसमें भी इमरान खान को उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जो कहा है उसमें वो भी किसी लचक दिखाने को तैयार नज़र नहीं आते। उन्होंने भी बड़ा उस पर सख्त मौक़िफ़ रखा है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर ये खान साहब ये ट्वीट काफी लेट नहीं आई उनकी, पहले नहीं आ जानी चाहिए। सख्ती उन्होंने बड़ी देर से की है। नहीं, असल ये चीज़ है कि देखें जो हुकूमत, हम हमेशा ये कहते हैं कि हुकूमत का किरदार बड़े भाई का होता है। तो अगर ये जितनी सूरत हाल ख़राब है इस वक्त मुल्क में, ख़ास तौर पर मुआशी सूरत हाल, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इससे भी देर होनी चाहिए थी और वज़ीर आज़म को कहीं ना कहीं अपना एंगर छुपा के भी बुर्दबारी से काम लेके चीज़ों को उस तरफ लेके जाना चाहिए जहाँ पे चीज़ें। चलिए जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कुछ मज़ाक करते हैं इकॉनमी की सूरत हाल के हवाले से भी, और आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस के बारे में भी कुछ अपडेट आपको देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और सूरत हाल जो पॉलिटिक्स की चल रही है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि किसके पास अब क्या ऑप्शन है और क्या वाकई असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, ये मामलात अभी लटकेंगे, इसके हवाले से बात हो रही है। लेकिन इमरान साहब, अंदर की खबर अब क्या कह रही, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब का मैंने ट्वीट देखा कि जी खान साहब ने तो कह दिया हल्कों में वापस जाएँ और इलेक्शन की तैयारी करें। उधर इलेक्शन कमीशन की भी तैयारियाँ हम देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने उस पर हैं। नून लीग के अंदर की क्या खबर है? क्या वो लोग भी, भले वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में वक्त पर होंगे वगैरह, हम रोकेंगे सब कुछ, लेकिन क्या उनकी भी अंदर की तरफ तैयारियां शुरू हो गई हैं या वो फिर नवाज शरीफ साहब के आने के बाद ही शुरू करें? नहीं, उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, तंजीम साजी भी उन्होंने शुरू कर दी है, तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं, और उन्होंने भी अपने MPs, MNAs और टिकट होल्डर्स जो हैं उनको एक्टिव कर दिया। और अब ख़ास तौर पे यहाँ पे लाहौर में हमजा शहबाज जो हैं, अगर आप को इल्म में हो कि वो जो पहले बिल्कुल पर्दा से पीछे थे, हटे हुए थे अपनी बीमारी की वजह से या कुछ और वजूहात की बिना पे, अब वो बहुत एक्टिव हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे वो मुख्तलिफ शहरों से टिकट होल्डर्स, MPs, MNAs उनसे ना सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं, बल्कि अभी यहाँ पे लाहौर में स्टेट गेस्ट हाउस है जो, वहाँ पे एक दफ्तर बनाया जा रहा है ताकि लोगों के मसाइल जो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिका हैं वहाँ पे लोगों के मसाइल हल किए जाएँ, और यहाँ पे सेक्रेटेरिएट कायम करके लोगों से जो है ताकि मुलाकातें भी हों, उनके मसले भी हल हों, सरगर्मियाँ हों, और जो लोग इस्लामाबाद नहीं जा सकते वो लाहौर में आके इनसे मिलके तो वो मामला कर लें। तो PMLN की जो कैंपेन है वो कौन लीड करता नजर आ रहा है आपको? मरियम नवाज साहिबा या फिर मियाँ साहब? मियाँ नवाज शरीफ लीड करेंगे, ये बात तय है कि इलेक्शन से पहले नैनी केस वो आ जाएंगे। अगर जल्दी इलेक्शन होते हैं, उनके मामला केसेस के अभी तक सेटल नहीं होते, फिर भी वो लीड करेंगे। अच्छा, हाँ जी। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, इशू ये है कि ये अभी इस पे बड़े सवालिया निशान है कि आइंदा जो मुस्लिम लीग नून का अगर जीतती है या उसको मौका मिलता है तो उनके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट कौन होंगे। ज़रूरी नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ लीड भी करें और वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी हों। बिल्कुल ठीक नहीं, मैं तो अभी इलेक्शन कैंपेन तक ही हूँ।
आपने तो थोड़ी उससे आगे की मंजर कशी भी सोच ली, हुकूमत भी बनाने। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपने क्योंकि लीड का पूछा तो मैंने वो उस पे। लेकिन चौधरी साहब, अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जो खान साहब भी हैं ये कहीं किसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं हो रहे कि असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो जी हमारा कोई रिस्क नहीं है, हम तो वापस आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम ज़िमनी इलेक्शंस भी देखें उसमें अगरचे ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने उसमें बड़ी मार्जिन से सीटें जीती हैं, लेकिन अगर वोट का मार्जिन देखें तो बहरहाल बहुत जगहों पर बहुत अच्छे वोट पड़े हैं पीएमएलएन को भी, और वो भी उस सूरत में जब कोई अच्छी खासी कैंपेन भी नहीं उन्होंने रन की थी। तो मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है जब मियाँ साहब वापस आएंगे, दोबारा पीएमएलएन प्रॉपर इलेक्शन में जाएगी, उनका वोट बैंक यहाँ पर है, वोट बेस है, तो कहीं गेम उल्टी ना पड़ जाए खान साहब को? नहीं, आज देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की जो मकबूलियत है पॉलिटिकली, हर जो सियासतदान है उसने जो अपना फैसला लेना है वो तो उन्होंने मारूजी हालात के ऊपर ही लेना है। मियाँ साहब जो हैं वो हुकूमत वो कैंपेन रन करने के लिए पहले तो आए नहीं पिछले 2 इलेक्शनों में, और ज़िमनी इलेक्शन जो पीटीआई जीती है उसमें इमरान खान साहब ने का ही हाथ था कि इतने ज़्यादा वोट्स के साथ वो पहले 17 जुलाई को जो होने वाले ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें वो मार्जिन के साथ जीते। मतलब उन इलाकों में जैसे डीजी खान है या वो जो साउथ के इलाके हैं जहाँ पे ये क्लेम होता है कि शख्सियात का बड़ा वोट है, उधर भी पीटीआई को वोट पड़ा। और पंजाब का जो अर्बन हब है या जो अर्बन एरिया है उसको महंगाई ने और ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी, महंगाई की जो इकोनॉमिक्स की इस वक्त सूरत हाल है, क्या उसके बाद भी पीएमएलएन ये सोच सकती है कि वो इलेक्शन या उसने मजीद अभी सख्त फैसले लेने हैं? क्या इसकी सिचुएशन, इस पर बात भी कर लेते हैं। इस वक्त पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत बरा ख़जाना हमाद अज़हर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद अज़हर साहब से जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल उसके हवाले से भी और कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत हमाद अज़हर साहब, आपने वक्त दिया। और सबसे पहले तो सर मैं थोड़ा इकॉनमी के हवाले से ज़रूर आपसे बात करूंगी। मिफ्ता साहब ने भी ये जिक्र किया है कि जनाब इकॉनमी के हालात बड़े ख़राब हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब भी अब बोल गए हैं कि जनाब आपने तो सिर्फ मिफ्ता को कुर्बानी का बकरा बनाया, मामलात आपसे भी सेटल नहीं हो रहे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या वाकई इकॉनमी की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि हम कोई डिफ़ॉल्ट की तरफ हैं? क्योंकि पेमेंट्स तो उन्होंने कर दिए, सागदार साहब तो कॉन्फिडेंट हैं। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी की सूरत हाल खराब है। जो पेमेंट्स हमने करनी है इस 50 साल के अंदर उनमें, और हमारे पास जो रिजर्व्स हैं या जो हमारे पास डॉलर्स की अरेंजमेंट है जिसको हम कहते हैं कि जो एडजस्टेड इनफ्लोज हैं उनमें और डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट्स में तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का फर्क है। अब ये पैसे, इसी दौरान आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 10-12 अरब डॉलर का वो आएगा, उसकी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी है। तो मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री तो बंद भी हो चुकी है, और मैं तो हैरान हूँ कि मीडिया पे इस वक्त में जो इकोनॉमी पे डिस्कशन होनी चाहिए, जिस ग्रेविटी के साथ होनी चाहिए, वो तो हो नहीं रही। पीटीए के टाइम पे तो एफडीआर का एक क्वार्टर का रेवेन्यू 50 अरब से शॉर्टफॉल हो जाता था, या 1 परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता था, तो पूरी कैंपेन्स चलती थी। यहाँ पे तो मईशत पिछले 75 साल में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कभी भी इतने बुरे हालात नहीं हुए होंगे जो आज हालात इकोनॉमी जहाँ पे हमारी खड़ी है। कोई डायरेक्शन भी नजर नहीं आ रही कि इनके पास रोड मैप क्या है इकोनॉमी को रेस्क्यू करने के लिए। तो इस पे तो जितनी हम साहब, मैं इंटरव्यू सुन रही थी जाक डार साहब का, वो तो सारे आपके ऊपर ही इल्जामात लगा रहे हैं कि 4 साल में ये सारी सूरत हाल आप लोगों ने खराब की। और जो आपने ज़र मुबादला का जिक्र किया वो तो ये कह रहे हैं कि ज़र मुबादला तो ज़ीरो थे असल में देखा जाए तो, क्योंकि जो पड़े हुए थे रिजर्व्स वो तो सिर्फ वही थे जो मुख्तलिफ ममालिक ने पैसे रखवाए हुए होते हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे होते, बस वो पड़े होते हैं रिजर्व्स में। तो बेसिकली सिर्फ आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर में वही थे, इस्तेमाल के काबिल तो पैसे थे ही नहीं। ये उनका कहना है कि एक्चुअली ज़ीरो थे रिजर्व्स। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 4 मार्च को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टेबल होने से पहले 17 अरब डॉलर से ज्यादा के रिजर्व थे स्टेट बैंक के पास। आज भी 7.5 अरब डॉलर के करीब सिर्फ रह गए हैं। तो ये बात तो नहीं है। और किसी भी उस वक्त आलमी इदारे ने पाकिस्तान के अंदर किसी की क्राइसिस का कभी जिक्र नहीं किया, और ना कोई क्राइसिस उस वक्त था फ्रैंकली। ये तो क्राइसिस देखे ना, जब ये लोग आए इन्होंने कहा जी सारा गलती इमरान खान की है क्योंकि ऑयल पे इन्होंने सब्सिडी दे दी, चलें जी ऑयल पे सब्सिडी खत्म कर दी। फिर उन्होंने कहा जी ये सारा
प्रॉब्लम है कि हम IMF के पास नहीं जा रहे, IMF की शराइत माननी पड़ेंगी, बिजली गैस वगैरह महंगी करते हैं फिर ठीक हो जाएगा, ये IMF के पास चले गए फिर ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जी ये सारा प्रॉब्लम असल में था मिर्जा इस्माइल साहब का, क्योंकि उनसे सही मैनेज नहीं हो रहा था। तो अब इसहाक डार साहब आ गए, तेरा इसहाक डार साहब से भी नहीं मैनेज हो रहा। तो ये तो हर वक्त कोई नया बहाना तलाश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि ये एक रडरलेस गवर्नमेंट है। और मैं जिस तरह की इनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, पहले मिर्जा साहब की सुनते थे हम बचगाना गुफ्तगू, अब इसहाक डार साहब की जो हम गुफ्तगू सुनते हैं कि जी IMF की जरूरत नहीं है और मैं ये कर दूंगा, मैं 190 पे डॉलर ले जाऊंगा, 240 का मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहा, 190 पे ले जाने की बातें कर रहे थे ये। और पहले कभी कहते थे कतर से पैसे आ रहे हैं, पता नहीं वो कतर वाले पैसे किधर चले गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनका कोई IMF क्यों नहीं नेगोशिएट कर रहा। लेकिन आदत साहब ये फरमाइएगा कि ऐसे लगता है कि जैसे IMF पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर रहा या एतमाद नहीं कर रहा, हालांकि डार साहब का आपने खुद भी जिक्र किया कि वो क्या कह रहे हैं। तो आप क्योंकि खुद भी IMF से डील करते रहे हैं, तो क्या समझते हैं डेफिसिट है कहाँ पे? देखिए, एक तो डार साहब जो है मैं नहीं समझता कि वो एक ऐसी क्रेडिबल फिगर हैं, क्योंकि IMF इनसे पहले भी डील करता रहा है इनके मामला। अगर आप फिगर्स के ऊपर नीचे रहे हैं डार साहब के जमाने में, कि डार साहब का तो बहुत ज्यादा गुडविल नहीं है वहाँ पे। दूसरा, डार साहब की जो पॉलिसीज हैं जिन्हें डारनॉमिक्स कहते हैं हम, वो तो एक मजाहिया किस्म की पॉलिसीज हैं कि एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली होल्ड करना है, एक्सपोर्ट्स को तबाह करके इंपोर्ट्स का सैलाब लेके आना है, और कोई अपनी इनकी मंतक होती है जिसका दुनिया के किसी इकोनॉमिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना उसकी थिंकिंग से कोई ताल्लुक होता है। तो ये तो एक बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहते हैं डार साहब। और कोई संजीदा माशी माहिर जो है वो आज तक मुझे तो नजर नहीं आया जिन्होंने इनकी किसी पॉलिसी को कभी भी इंडोर्स किया हो। आप ये देखें कि जब तेल की कीमतें $27 तक चली गई थी 2013 से 18 के दरमियान, उस वक्त ये $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के चले गए थे डार साहब। यानी आपका जो सबसे बड़ा खर्चा है $20 अरब इस साल आपका तेल के ऊपर इंपोर्ट बिल आना है, वो आपका कम होके बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी ये करंट अकाउंट डेफिसिट का इतना बड़ा खसारा छोड़ गए थे। तो अब इस वक्त तो सुपर कमोडिटी साइकिल चल रहा है, दुनिया के अंदर कमोडिटी प्राइसेस जो है वो पीक कर रही हैं। तो इस वक्त ऐसे शख्स के हवाले मईशत कर देना और फिर सोचना कि शायद कोई मौजज़ाती तौर के ऊपर पाकिस्तान जो है उसकी मईशत ठीक हो जाएगी। मैं आपको मुझसे तो हमने भी बड़े एक्सपेक्ट किए थे। जब पहले PTI भी आई थी, खान साहब कहते थे उनके पास बड़ी टीम है कोई और उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी है, लेकिन जब वो आए तो इकॉनमी के ऊपर बहुत पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद भी होती रही और बहुत बाद में जाके कुछ चीज़ें। लेकिन अब की बार क्या तैयारी है माद अजहर साहब? आपको क्या सबसे पहले तो मैं आपको ये इसका जवाब देता हूँ कि जब हम आए थे तो 2018 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस वक्त भी डिफॉल्ट के करीब था। सबसे पहले हमने इकोनॉमी को वहां से निकाला, डिफॉल्ट से बचाया और वापस ग्रोथ पे लेके आए स्टेबलाइजेशन करने के बाद। उसके बाद कोविड का दौरान एक और माशी बहरान का हमें सामना करना पड़ा। हम बेहतरीन तरीके से उस माशी बहरान से भी निकले और 6% ग्रोथ के ऊपर मुल्क को लेके आए और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हर महीने ग्रो कर रहे थे। इस वक्त जो माशी बहरान पाकिस्तान में आया है, ऐसा तो कभी मेरा ख्याल है 65 की और 71 की जंग में भी नहीं आया होगा जो अब आ गया। और मेरी एक बहुत आला जो हमारे अभी मौजूदा वो हैं फाइनेंस के अंदर एक अफसर लगे हुए हैं, मेरी उनसे बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने उनसे पूछा आपका प्लान क्या है? उन्होंने कहा जी प्लान एक तो अल्लाह मियां है, दूसरा प्लान ये है कि बस हम ये लोग तो ये रिलाई कर रहे हैं कि वॉशिंगटन और IMF जो है IMF और बीजिंग ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करने देंगे क्योंकि पाकिस्तान में केओस और एनार्की इज टू ट्रबलसम फॉर द वर्ल्ड। तो मैंने कहा ये तो कोई माशी प्लान नहीं है ना। देखे ना, डे टू डे बेसिस पे आप ये लोग चल रहे हैं। लेकिन आपके पास है अब खान साहब, ये हम खान साहब की जो इकोनॉमिक टीम है पूरी, आप लोग बैठ के अगर कल को इलेक्शन हो जाते हैं, दोबारा गवर्नमेंट में आती है PTI, तो आप लोगों के पास अब इतना ज्यादा, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब है और पहले से भी ज्यादा क्राइसिस है, तो इससे निकालने के लिए प्लान है या फिर दोबारा से नए सिरे से काम का आगाज होगा? बिल्कुल प्लान है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट्स के अंदर कॉन्फिडेंस जो है उसका फुकनान, ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट्स को शेप करने के अंदर। मार्केट्स के अंदर ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हो चुकी है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये माशी तौर पे कंट्रोल से, इनके माशी कंट्रोल जो है इनसे बाहर हो चुका है। तो ये एक्सपेक्टेशन अब तभी चेंज होएगी जब एक मजबूत और स्ट्रांग हुकूमत जो है वो आएगी। तो 20 से 30% मसला तो आपका उससे हल होएगा कि जब आप लोगों को पता होगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता होगा, मार्केट डिसीजन मेकर्स को, कि एक ऐसी हुकूमत मुल्क में मौजूद है जो अगले 5 साल के लिए मुस्तहकम है और वो एक रेस्क्यू और रिकवरी का प्लान नाफिज। दूसरी चीज ये है कि हमें 3 इमरजेंसीज लगाने की जरूरत है। एक एनर्जी के ऊपर,
एक एक्सपेंडिचर के ऊपर और एक अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। हमें इन तीनों के ऊपर अब जो भी नई हुकूमत आएगी आते साथ उनको पहले 100 दिन के अंदर अंदर उनको वो इक़दामात उठाने पड़ेंगे जो शायद पिछले 10 साल में नहीं उठाए गए, और वो रिफॉर्म्स उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे इस इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए। अच्छा मियां साहब, ये फरमाइएगा कि अभी आपने खुद कहा कि आपको डार साहब की पॉलिसीज जो हैं उन पे तो हंसी आती है, वो पता नहीं क्या है, तो आपने जो मिफ्ता इस्माइल साहब का थोड़ा सा दौर देखा, तो आप क्या समझते हैं कि वो डार साहब से कुछ बेहतर थे? दोनों में से बेहतर कौन है आपके ख्याल में? नहीं, मैं आपको मिफ्ता साहब के दौर का भी बता देता हूँ। देखें जी, पहले तो मिफ्ता साहब आए तो एक माह वो यही फैसला नहीं कर सके कि IMF के पास जाना है कि नहीं जाना, और उस एक माह के अंदर ही आपकी सारी कैपिटल फ्लाइट हो गई थी और आपका जो सेंटिमेंट है वो तबाह हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट बैन्स जैसी गिमिक्स लेके आ गए मार्केट में, जिसका बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ना था। हम कह रहे थे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसके ऊपर यू टर्न लिया, फिर एक ऐसा बजट पेश किया जिसमें सारी फिगर्स गलत थी। उसके बाद जो डॉलर की वॉलेटिलिटी आई, यानी 190 से डॉलर 240 पे कभी जा रहा है, कभी 250 पे जा रहा है, वो आ गया। तो मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये जो सारा कॉन्ड्रम अब हमारे सामने है उसमें इनका पूरा हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग सोने पे सुहागा, जी वो डार साहब ने आके पूरा कर दिया। अच्छा, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मियां साहब कि उस वक्त भी डार साहब पीछे से इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे होते थे लंदन से बैठ के भी। इसमें कोई शक नहीं। देखें, इस वक्त भी अगर आप इनकी कैबिनेट देखें तो ये एक डिवाइडेड कैबिनेट है। पहले इसाक डार साहब मिफ्ता इस्माइल को अंडरमाइन कर रहे थे और उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे थे। इस वक्त आप देखें, शायद खकान अब्बासी साहब जो हैं उनका एक अलहदा ग्रुप है कैबिनेट के अंदर, और शहबाज शरीफ साहब भी सुना है इसाक डार के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वो भी आपको पता है शहबाज और मरियम का जो ग्रुप है, शहबाज और नवाज का ग्रुप, उसमें इसाक डार साहब तो नवाज के ग्रुप से बहुत ताल्लुक रखते हैं और हमेशा से वो एक प्रॉब्लमैटिक आदमी रहे हैं, टेम्परामेंट वाइज भी और डिसीजन मेकिंग वाइज। उनके अपने भी मसाइल हैं। लास्टली मुझे मादजर साहब बस ये कह दीजिए कि आप अब जाती तौर पर वैसे क्या फोर्सी कर रहे हैं कि क्या अलग अलग इलेक्शन होगा मुल्क में, सूबाई असम्बलियों का, कौमी असम्बलियों का, सिंध असम्बली का, या फिर आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली सब एक ही दफ़ा इलेक्शन में एक साथ जाएंगे? मेरा ख्याल है, देखें इस वक्त मुल्क के अंदर ना दो कुव्वतें हैं। एक कुव्वत तो जो अब मेजॉरिटी कंसेंसस ये बन चुका है कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और यही मईशत की और सियासत की पाकिस्तान में इस्तेहकाम जो है इसी से ही आएगा। दूसरे कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो चाह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, और ये आजम स्वाति के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है और शहबाज गिल के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, ये बेसिकली वो स्पॉयलर्स करा रहे हैं जो चाहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ मामला जाए। पंजाब असेंबली में और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तो इन एनी केस इलेक्शन होने ही जा रहे हैं, वो तो उसके लिए तो हम पूरी तरह फर्म हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तो बेटर सेंस प्रिवेल कर गई तो सियासी अदम इस्तेहकाम को रोका जाएगा, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट को लाया जाएगा और फौरी तौर के ऊपर पूरे मुल्क में मार्च यानी रमजान से पहले आम इंतखाबात कराए जाएंगे। वैसे आज आपने वही बात कर दी है, जो टीम अच्छा खेलेगी वही टीम जीतेगी। मादजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मादजर साहब हमारे साथ मौजूद और उनका अपने इकोनॉमी की सूरत हाल के ऊपर भी तमाम तर जो जायज़ा है वो उन्होंने आपके सामने रख दिया। एक ब्रेक लेते हैं, आज ब्रेक से वापस आते हैं तो ख़ास तौर पर बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस के हवाले से। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस को 40 रोज़ गुजर गए। बेहबाना अंदोनाक वाक़या जिस पर पूरी कौम सोगवार हुई और पूरी कौम ने आवाज़ भी उठाई कि इसका बाकायदा इंसाफ किया जाए, इस मामले का जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजाएं की गई, लेकिन कुछ भी आगे बात उस तरह से बढ़ नहीं सकी। और अभी तक भी हम देख रहे हैं कि ये मामला किसी भी इंसाफ के फोरम पर उस तरह से टेकअप नहीं किया गया। उनकी जो फैमिली है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके हवाले से, और वो ख़ुद भी कोशिशें कर रहे हैं कि इंसाफ के दरवाजे खटखटाए जाएं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसके ऊपर आवाज़ उठती रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जवेरिया सिद्दीक साहिबा, जो कि एहलिया हैं शहीद की। उनसे जानते हैं, थोड़ी सी अपडेट भी लेते हैं और उनकी भी राय जानेंगे कि वो क्या महसूस कर रही हैं कि अभी तक क्यों नहीं इस मामले पर कोई पेशरफ्त हो पा रही। जवेरिया सिद्दीक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी हिम्मत को भी सलाम। आप अगरचे बड़ी इस वक्त तकलीफ़ में हैं, इसके बावजूद भी शहीद का मुकदमा लड़ने के लिए मुख्तलिफ़ फोरम्स पर हमें नज़र आ रही हैं, अपनी आवाज़ उठा रही हैं, अपनी कोशिश कर रही हैं।
तो सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, 40 रोज़ गुजर गए हैं लेकिन अभी तक भी कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो पा रही। आप लैपटॉप और फ़ोन का भी जिक्र कर रही थी, अब वो जो JIT गई थी वो भी वापस आ गई है, लेकिन फिर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सुप्रीम कोर्ट से, क्यों नहीं अभी तक इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया? देखिए, इस केस में ना 2 मुल्क इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। अभी तक आईपॉड जो है, उनके जो इदारा है, उसकी कोई तहकीकात सामने नहीं आई कि वो पुलिस वाला कहाँ है, किसके पास है, केस रजिस्टर हुआ है या नहीं। तो ये चीजें बहुत तकलीफते हैं, और ये आपको पता है ये इस तरह होते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से सिफारती तौर पे इन चीजों को वो जो है वो करता है। तो वो तो पाकिस्तान की वो ही नहीं है, मतलब वो ख्वाहिश ही नहीं है उनकी। और जो यहाँ के मामलात हैं कि यहाँ पे क्या मुहर्रिकात हुए थे और यहाँ पे उनको जो है उन पे किसने 16 FIRs करवाई या उनको क्यों जाना पड़ा, तो उसकी वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ कि उसको भी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो इस केस के 2 रुख हैं, लेकिन दोनों के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, इसका एक तीसरा रुख भी है, और वो रुख नसीम हैदर शाह साहब जो हैं, जो PMLN के अपने आप को रहनुमा क्लेम करते हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने डायरेक्टली इसका जो इल्ज़ाम है वो PMLN की क़यादत के ऊपर लगाया और कहा कि जी वो इसमें मुलव्विस हैं और उन्होंने सारा इसको स्ट्रीमलाइन भी किया, तैयारी भी की और सारा काम करवाया। तो आपके इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? क्या कभी वाकई आपको भी महसूस होता है? दोबारा नाम बताएंगी किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये जो नसीम हैदर शाह साहब ने कुछ दिन पहले की थी, अभी आज कोई रिसेंट नहीं, लंदन से जो PMLN के तस्नीम हैदर शाह साहब, सॉरी, बहुत सी चीजें उस तरह से नहीं देख रही, और मैं TV नहीं देख रही आजकल बिल्कुल भी। और अगर बहुत से लोग अपने अपने ओपिनियंस के सामने साथ आ रहे हैं तो ये आते रहेंगे, क्योंकि केस के हवाले से बहुत सी चीजें आती रहेंगी। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर ही बात पे मैं कमेंट करूं या वो हकीकत हो। मैं पहले उनका वो सारा स्टेटमेंट देखती हूँ कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा है या क्या बोला है, तो उस हवाले से मैं बात करूंगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि मुझे इस हुकूमत से कोई उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड इसी हुकूमत की करप्शन का पर्दा चाक कर रहे थे। तो जो मतलब डायरेक्टली जिनके ऊपर ये चीजें आ रही हों वो क्यों संजीदा होंगे मेरे हस्बैंड को जस्टिस देने के लिए। लेकिन जब रोज कोई ना कोई इस तरह की चीज आती है तो हम उसको उस तरह से बीच में फॉलो नहीं करते उन चीजों के अंदर, केसेस में खासतौर पर जो चल रहे होते हैं। आपने वकीला से चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं या वो हमें बता रहे होते हैं, तो हो सकता है ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स पहले भी आए और आगे भी आए टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द रियल किलर्स कि कौन है। लेकिन हुकूमत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत से तो आपको उम्मीद नहीं, लेकिन जवेरिया साहबा आपने आलमी इदारों को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया, आपने अक़वाम मुत्तहिदा को भी और इंसानी हुकूक कमीशन को भी खत लिखे हैं, तो वहां से क्या रिस्पॉन्स आया आपको? देखिए, ये 2 ममालिक के दरमियान का वो है। कोई भी अगर बॉडी जिसको मैं खत लिखती हूँ या किसी से इल्तिजा करती हूँ, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर कर सकते हैं। करना तो इन्हीं इदारों ने है ना, जो मेरे मुल्क के हैं या उनके मुल्क के हैं। और यहाँ पे आप नॉक करते रहो। वो मुल्क मेरा ख्याल में हमारे मुल्क की जैसा ही मुल्क है जिसमें कोई कानून और कोई चीजें इस तरह एग्जिस्ट ही नहीं करती या इंसानी हकूक ही एग्जिस्ट नहीं करते। या तो मैं बेवा के तौर पे आके सड़क पे बैठ जाऊं शाराए दस्तूर पे, तो फिर शायद किसी कोई सुनवाई हो जाए या हमारे लिए कोई कमीशन बन जाए। लेकिन इस चीज में किसी की संजीदगी नहीं है। कोई असल में कातिल ढूंढना नहीं चाहता, कोई सजा नहीं देना चाहता उन लोगों को जिन्होंने 16 FIRs करवाई, या वो लोग जिन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर जो है वो गोलियां चलाकर उन्हें शहीद किया। अच्छा जवेरिया साहब, ये बताइएगा कि जुडिशल कमीशन के हवाले से जो खतूत भी लिखे जा रहे हैं, चीजें भी हैं, उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जहां भी इंसाफ के लिए आवाज उठानी हो ना, वो उठानी चाहिए। हमें पाकिस्तान में ये अच्छे तरीके से पता होता है कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप अपना मामला आपको अल्लाह पे और आखिरत पे ही छोड़ना पड़ता है। इस मुल्क में इंसाफ तो मिलता नहीं है। इस मुल्क में मैंने खुद कितने लोगों के लिए आवाज उठाई सोशल मीडिया के ऊपर अपने सहाफत के तौर पे कि उनको इंसाफ मिल जाए, लेकिन एंड में क्या होता है, लवाहिकीन को मुल्क छोड़ना पड़ता है या उनको डरा धमका के चुप करा लिया जाता है और फैसला उनके हक में आ जाता है जो मुजरिमान होते हैं। तो उस हवाले उसी सारी चीजों को देखने के बावजूद मैं फिर भी ये चाहती हूँ कि कमीशन बन जाए, कोई इसकी फाइंडिंग आ जाए या कोई इसको इन्वेस्टिगेट कर ले आलमी तौर पे या लोकली तौर पे कि वो एक बहुत बड़ा सहाफी था और वो बहुत ज्यादा जो है वो उसके दिल में अवाम के लिए दर्द था
और वो करप्शन के खिलाफ जो है सबसे बड़ी आवाज था पाकिस्तान की, तो अगर उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई शक नहीं, और बल्कि उनकी ये खिदमत ना भी होती तब भी कोई खूने नाहक जो है उसका फैसला होना चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जवेरिया सिद्दीक साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हौसला भी दे और इंसाफ भी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लेकिन फाइनल कमेंट में चौधरी साहब से ज़रूर ले लूँ, वक्त ख़त्म हो रहा है। चौधरी साहब, जुडिशल कमीशन क्यों नहीं आखिर बन रहा? क्या इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता? वज़ीर आज़म तक ने तो ख़त लिख दिया, फिर भी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई काम कर रही? इसमें जुडिशल कमीशन जो है वो बनाने में तो मेरे ख्याल में कोई अमर माने नहीं है। अब जुडिशरी से सवाल करें तो तौहीन अदालत भी लग जाती है, और कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। पूरा मुल्क बेचैन है, हज़ारों खतूत लिखे गए हैं। इमरान खान साहब ने भी कल खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को कि कमीशन बनाया जाए। तो इस पे जो खामोशी है इस ऐसे मामलात पे, देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे निज़ाम इंसाफ पे बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात आम पब्लिक में उठ रहे हैं, और इस पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती हैं। इस बात को एड्रेस जो है वो तो बज़ाहिर मुल्क की आला अदालतों ने ही करना है, और बनाना कमीशन जो है वो वफाकी हुकूमत नहीं है, उनके पास ये लॉज हैं, लेकिन उसमें जो जज नॉमिनेट करने हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने करने हैं। तो मेरा ख्याल में कि इसको इतना ज़्यादा डिले करने की तो ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जज साहब, ये फरमाइएगा, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसकी रिपोर्ट उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को जमा करा दी है, FIA की जो कमेटी है, अब वो जमा करवाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में थ्रू सेक्रेटरी दाखिला। तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई उस पोजीशन में होगी कि जुडिशल कमीशन बना दे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब तक केस नहीं लगेगा, जब तक कमीशन नहीं फॉर्म होगा, तो वो किस मतलब कैपेसिटी में जमा कराएंगे? देखिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट फोरम होगा तो वहां पे वो रिपोर्ट और फाइंडिंग देंगे। बिल्कुल सही, वक्त खत्म हो गया चौधरी साहब, उनके पास तो कोई ऐसा पावर नहीं है, बिल्कुल ना लॉ है। ठीक है फैसल चौधरी साहब। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, यहीं पर बात को समेटते हैं। लेकिन आवाज़ उठती रहेगी जब तक कि शहीद को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो वाक़या नहीं है कि जिसको भुला दिया जाए। आज 40 दिन भी गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कौम इसके लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट को देख रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।